इनसे बड़ा। बड़ा हाँ। वाला। आज कौन सी डेट है? आज 24 मार्च 2012 है। यहाँ जो हमारे गार्डन में जो गीतांजलि वाटिका मैंने लगा रखी है, पूरी लाइफ हमारी इसी में लग गई। तो उसमें हमारे ये डॉक्टर साहब जो हैं, आई सर्जन डॉक्टर राव, और हमारे आप रिटायर हो चुके हैं यहीं गवर्नमेंट स्कूल में, आप यहाँ प्रिंसिपल थे, वर्मा जी, आप आए हुए हैं। तो यहाँ देखने के लिए इनमें एक उत्सुकता हुई कि हम चल के देखेंगे और कुछ हमारे बारे में वो जानकारी लेना चाह रहे हैं। उनकी मंशा है कि वो बाहर कुछ लिख के लोगों को भेजेंगे, सवाल करेंगे। तो आप चूँकि समय भी कम है, हमको अभी और बहुत से काम को करने भी हैं, इसलिए हम उसको संक्षेप में हम बताना, अपनी जीवन के बारे में हम बता रहे हैं। वैसे तो हमारा जन्म बिहार में हुआ। जब मैं 6 महीने का था तो मैं बनारस आ गया था। बनारस में हम लोगों का अपना निजी मकान था मिसिर पोखरा मोहल्ले में, और 12 साल की उम्र तक मैं बनारस में रहा। उसके बाद रायबली आ गए। यहाँ हमारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी, उनकी बनाई हुई। तो यहाँ और मूल निवासी हमारे जो हमारे फादर और ग्रैंडफादर थे वो इसी डिस्ट्रिक्ट के थे, और वो बिहार में सर्विस में थे। ग्रैंडफादर भी रहे, फादर भी रहे। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो माहौल है, वो हम लोग उससे बिल्कुल अलग रहे। अब यहीं रहने लगे, यहीं सियाने हुए, जवान हुए, तो यहीं शादी भी हो गई। अब यहाँ के माहौल में हम लोग अपने घुल मिल गए। बचपन से भगवान ने, देखिए हर आदमी का एक वो मन होता है जो बड़ा किसी का कठोर बना देते हैं, किसी को कोमल बना देते हैं। और हमने ये ईश्वरी लीला जो देखी है, मैं इस समय 73 में चल रहा हूँ। आगामी आने वाले 2 जून 2012 को दिन में 10:11 पर मैं 74 वर्ष में कदम रखूँगा। दिन में 10:10 पर मेरा 1939 में जन्म हुआ था, 2 जून को। तो आने वाले 2 जून में हम 74 में लगेंगे। 73 हमारा समाप्त हो रहा है। तो यहाँ के बचपन में हमने ये देखा कि ईश्वर जो है, किसी को अगर कुछ बनाता है तो पहले उसकी बड़ी पिटाई करता है। पिटाई मतलब उसको बड़ा तकलीफ़ देता है, बड़े झटके देता है, और उधर एक सनक दे देता है। सनक जो मेरा अंधा समाज, डॉक्टर साहब को भी कई लोग हमको मिले, कहने वो तो बड़े सनकी हैं। हम कहा सनकी है तभी तो उसने जो आए हुए थे, इसमें कौन तारीख 19 मार्च में जो आए हुए थे, जिनका 156 देशों में उनके आश्रम चल रहे हैं, उनका नाम है रविशंकर। आगे भी कुछ है उनका, रविशंकर कहलाते हैं। वो रायबली में आए थे। कम से कम 50 लाख का उनका खर्चा हुआ। 50 लाख कम से कम रायबली आगमन में हुआ। तमाम भक्त लोग गए। तो उनसे डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया, बाकी लोगों ने इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया कि क्या आपने मनुष्य देखा? उन्होंने कहा कि मनुष्य तो सभी हैं। अब उसी में वो लड़खड़ा गए, अरे मनुष्य सभी हैं। तो डॉक्टर साहब का यह कहना था कि अगर सभी मनुष्य हैं तो फिर चोर और डाकू, फिर जेल, थाना, पुलिस की क्या ज़रूरत है? वो सब हटा दो। मैंने ये सवाल किया था, क्या आपने मनुष्य को कहीं देखा है? इज़ मैन ह्यूमन? मैंने ये पूछा था। हाँ, हम ह्यूमन है, आप सब ह्यूमन है, और सभी लोग ह्यूमन है। मैंने बोला मेरे ख्याल में मेरा सवाल आपको समझ में नहीं आई। ये समझ लिया मैंने तुरंत। फिर मैंने बोला नहीं, मैन विथ ह्यू साइन, मैन इज सोशल एनिमल, मैन विथ ह्यू साइंस इज ह्यूमन। बोलना शुरू किया तो बोले हे वकील बैठ जा, हे वकील बैठ जा। मैं अब ये बात क्यों कह रहा है?
रविशंकर जी नहीं कह रहे हैं, रोक नहीं रहे हाँ, हैं, हाँ। लेकिन ये लोग रोक रहे हैं हमें। बोलो हाँ। तुमको जानते हो तो तुम क्यों बोल रहे हो? मैं अब इनसे भी झगड़ा करूं या उनसे करूं? ये पत्रकार लोग या पूछने के लिए जो बैठे हैं, क्या ये पाठ पढ़ने आए थे वहाँ? उनसे राय लेने आए थे, राय ले क्या इनका परामर्श है, क्या इनका विचार है, ये जानने के लिए आए। मैं भी पूछा हूँ। जी। तो मैंने ये पूछा था, रामचरित मानस लिखा है, तुलसीदास महान है करके मेरा विचार था। एक मनुष्य को कैसे पहचानना है, उनके चरित्र देखो। राम उसमें झलक रहा है क्या उनके कर्मों में? राम निष्काम निष्कपट कर्मियों का जीवन है क्या इनका चरित्र? ये थी मेरे पूछने का। अब देखिए जो आदमी निष्काम, कोई कामनाएं नहीं, माने अपनी पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, नो चीटिंग, लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर्स, ये राम है। ये व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्तित्व वाला जो कर्म जीवन भर करता चला आ रहा है, वही तो ह्यूमन है। एक मनुष्य का चरित्र राम जैसा होता है, वो मनुष्य जाति है। हाँ। ये मेरा भावना था। Yes. वही तुलसीदास जी ने रामायण में बोला था, क्योंकि रामायण में वो वानर जात कैसा होता है उनका पहचान, राक्षस जात कैसा होता है उनका पहचान, और मनुष्य जाति किसे कहते हैं उनने प्रस्तुत किया था। मैं इस तरह से ज्ञान समझ रहा हूँ। जो प्रज्ञा ज्ञानी है वो मानव जाति होती है, विद्या ज्ञानी होता है और राक्षस जाति होती है, जो पशु जाति है वो वानर जाति होती है। ये हम रामायण से ग्रहण किए थे, महाभारत से ग्रहण किए थे। वेद वेदांत उपनिषद प्रज्ञा ज्ञान है, पुराण रामायण महाभारत ये विद्या ज्ञान है। गूढ़ रूप में विद्या को ज्ञान को गूढ़ रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये हम समझे हुए थे। और इसके लिए पूछा, हम राम है, हम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ये सारे मनुष्य है। अब तो मैं चक्कर में पड़ गया, ये बात क्या है वो कह रहा है। सारी धोबी माने मलिन मन धोबी है, हाँ। मलिन तर्क कुतर्क प्रस्तुत करता है। ये जितने देख रहे हैं ये कोई पापी नहीं है, कोई पापी नहीं करते, जिंदगी भर सत्कर्म ही करे चले आ रहे हैं। तो या तो मैं अंधा हूँ, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो ये आदमी गड़बड़ है। सही बात। तो 156 देशों में जिनका आश्रम चल रहा है, रविशंकर जी आए वहाँ, हालांकि वहाँ मैं नहीं था, किसी पत्रकार ने, देखिए सारे कुल यहाँ 2-3-4 बड़े अखबार हैं, बाकी वो छोटे मोटे अखबार के पत्रकार होंगे। अब इन्होंने इनको टोक दिया है, वकील बैठो। तो अगर हम होते तो शायद वहाँ झगड़ा हो जाता और उनको हम औकात में ले आते। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, हैं? पहले ये जानो साधु का क्या मतलब होता है। वो श्याम साधु से सीखो, आके बैठ यहाँ पर जिसको सीखना हो, हम तुझसे सवाल करेंगे। चाहे जितने बड़े तुम साधु हो, चाहे पत्रकार हो या कोई संपादक, कोई भी आप हैं, सही बातों का सही जवाब आप देंगे, तभी आपकी वाहवाही होगी, तभी समाज में आपको इज्जत मिलेगी। तो ऐसा है डॉक्टर साहब कि सारे सैनिक नहीं होते, सूबेदार साहब ने कहा था, इसके बाद कई ने, सारे पंडित नहीं, सारे ठाकुर नहीं, सारे पत्रकार नहीं होते। अरे दो चार बड़े बड़े हाई फाई अखबार वाले हैं, अब उनमें वो छोट भैया बीच में घुस गए, पत्रकार बन गए। अरे पत्रकारिता करके हमने भी छोड़ दिया है बचपन में। मेरा 16-17 साल की उम्र थी, है डीएम का लिखा हुआ हमारे पास था, आज उसको छोड़े हुए एक ज़माना बीत गया। तब तुम लोग केवल बकबकाते हो, लिखते हो, हमको आपने बताया, हमको बड़ा बुरा लगा। अच्छा हुआ नहीं, अगर हम होते उसी समय उनको डांट के बैठाते कि आप पहले खामोश रहिए। मैं मानवता को देखने गया था जी, मानवता मूर्ति ही भगवान रूप है जी, मैं देखने गया था जी। 156 देशों में जिसका परचम लहरा रहा हो, और वो रायबरेली में एक ही घूंसे में वो धराशायी हो गया, और पत्रकार लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं। किस बात के पत्रकार हैं आप, हैं? कौन सी खूबी है आपके अंदर, और क्या कर देंगे आप हमारा, क्या कर देंगे? हमको इलेक्शन लड़ना है क्या कर लोगे? तुम भी पत्रकार हो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, उस समय हमने पत्रकारिता करके छोड़ दिया था। 2-4 पत्रकार यहाँ रायबरेली में जो थे, बड़े बड़े हाई फाई अखबार वाले, शायद उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। मेरे विचार ये है, किसी को ये तय करना हो ये वानर जाति है
या राक्षस जाति है या मानव जाति है, पहले उनके कर्मों को देखो। कर्मों को उनको देखने की जरूरत नहीं है। जी। कर्म क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीवन भर क्या किया, जी। किस मन से किया, जी। इससे मतलब होता है। इससे मतलब होता है। सही बात है। ये मनुष्य जाति है तो साफ नजर आता है। जी। तो हम अपनी जिसमें दया नहीं है, दया ही धर्म है, जी। दया नहीं है वो आदमी भगवान कैसे, जी। मनुष्य जाति कैसे। तो हम आगे की अपनी बात बता रहे थे, तो आप लोग आए, वर्मा जी भी आए, तो इन लोगों का ये सवाल था कि आप क्यों कैसे आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ, यही हर आदमी का यही एक सवाल होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये प्रभु की लीला है। हम जो कर रहे हैं हम किसी के आदेश से कर रहे हैं। जी, मैं जो कर रहा हूँ मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब इस अंधे समाज को हमको बताना है, पत्रकार बंधु माफ़ करेंगे, ये बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो पीएचडी कर चुके हैं वो सामने आवे। कबीर साहब कौन सी डिग्री कॉलेज से आए थे पढ़ के? भगवान राम परमहंस किस कॉलेज से आए थे? तो हमारा मतलब है, हाँ, पीएचडी 5 साइंस। जो आदमी 5 साइंस नहीं जानता उसे पीएचडी दिया जाता है। जी। नहीं तो समझाइए आप 5 साइंस क्या है। क्या है? बाप रे बाप, है ना वर्मा जी, देखिए आप साइंटिफिक बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड साइंटिफिक? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड मैथमेटिक्स? If you don't understand, you can't understand science and scientific words. You find out. If you say that you are a science student, and that must be no cheating science, that is 5 science. And I will speak prajna. This is prajna ज्ञान। प्रभु परमात्मा का दर मैंने ये पूछा, आपने मनुष्य को कहीं देखा है? राम है तो वही हमारा भगवान है। क्या तुम्हें दर्शन मिला परम प्रभु का? तो धन्य हो तुम। तुम देख लिए हो परमात्मा को, तो मैं तुम्हारे रूप में ग्रहण कर लूँगा वो परमात्मा को। मेरा कहने का मतलब ये था। तो खैर, हाँ, ये बात जो जिसका कर्म दयावंत हो, हर प्राणी का दर्द बिना कहे ग्रहण कर लेते हो, वो तो परमात्मा का साक्षात्कार है। वो रूप जिसका सेवा में झलकता हो, किसी प्राणी का दर्द देख नहीं सकता, तुरंत उसको राहत पहुंचा के उनको मुस्कुराहट वापस लाते हो, भैया वही परमात्मा रूप है चलते फिरते। तो वही मनुष्य जाति है, उत्तम कोटि जाति है। तो ये मैं महसूस करता हूँ। गलत है तो हो सकता है मैं गलत हूँ, आप समझावे तो मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। बस वही मतलब कि आप हमको बताइए। तो कहने का मतलब कि आप लोगों ने सवाल किया, तो ये बचपन से हमारे अंदर जिसको बताते हैं ना कि भगवान उसको काफ़ी उसको तकलीफ़ देते हैं, परीक्षा लेते हैं कि अब भी हटाओ, लेकिन जो अपनी जगह पर अडिग होता है, वो हिलता नहीं है, वही समाज को कुछ दे के जाता है। चाहे वो रेल का आविष्कारक रहा हो, चाहे वो हवाई जहाज़ का आविष्कारक रहा हो, जितने भी आविष्कारक हुए और जितने बड़े बड़े संत हुए, इनको दुनिया ने पागल कहा। ठीक, तो हमें अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा कि कम से कम लोग पागल कह रहे हो, मेरी कीमत मत आको। जब इन्होंने कहा, एक पत्रकार ने, हमने कहा कि हम नहीं थे, नहीं उनसे सवाल करते कि पत्रकार बंधु आप अपने संपादक जी को बुला लीजिए, फिर जो देश के बड़े हाई लेवल के जो शंकराचार्य हैं जरा उनको भी बुलाइए, आओ सब कोई मैदान में, और फिर राजनीति में आइए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बुला लीजिए आप, और वहाँ हम फिर सवाल करेंगे कि हे महोदय, आप कुछ तो लेते होंगे, संपादक जी, पत्रकार जी, शंकराचार्य जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, सब तो लेते हो। और सब लेने के बाद कोई सर्विस से बाहर निकला, जैसे किरण बेदी है, वो बड़ी अच्छी लेडी है, लेकिन अब लेकिन आ गया, अरे भाई सर्विस तो किया, पे तो लिया, समाज से कुछ तो लिया, काम अच्छा किया, आज उसका नाम है, लेकिन लेके किया। तो मेरा कहना है पत्रकार बंधुओं, दुनिया वालों, सारी दुनिया वालों, कि अगर लेकर कुछ किया तो क्या किया, और कुछ लेके दिया तो क्या दिया। There lies the point.
यही है असली पॉइंट मुद्दा। जो मैंने क्या कहा, निष्काम निष्कपट, जी। धोखेबाजी नहीं। धोखेबाजी। और मैंने मन भी सुंदर, कर्म भी सुंदर, वही तो असली सुंदरता है। जिसमें पाया है वही मनुष्य जाति है। यही प्रूफ जी। है मनुष्य का। और फिर आप सच्चाई को क्या दाब लेंगे? भाई आप हमसे नाराज हो गए। सत्य। नहीं, आपने अखबार में हमको नहीं छापा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सीडी बन रही है, ये सीडी मेरे मरने के बाद भी दुनिया देखेगी। उस समय आपके पास क्या जवाब होगा? दुनिया के सामने क्या बोलोगे? झूठा क्या जवाब देगा? है। इसलिए सोच समझ के कि आज 156 देशों का गुरु और एक ही घूसे में, जैसे हनुमान जी ने एक घूसा मारा था, वो तो घूसा था। यहाँ जितने लोग पब्लिक इकट्ठे हुए थे, इसमें सारी राम करके बोलते हैं, तो हमारा भेजा गुम गया। भेजा को तो पापी कौन है? पापी कौन? राक्षस कौन है? कौन है? कौन रिश्वत ले रहा है? हाँ। देश को इतना भ्रष्ट किसने बनाया? किसने बनाया? जितने बड़े ये भ्रष्ट नहीं है, जी। तो गरीब झोपड़ियों में जो जी रहा है ये राक्षस है। हाँ। पता नहीं। हाँ। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारा जो काम चलता था, मन में इतनी दया हमारे मन में भगवान ने कूट कूट के भर दिया, इतनी दया भर दी कि हम बचपन में बनारस में थे। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है। हम स्कूल जा रहे थे और एक कुत्ते को देखा कि चला रहा है, तो लड़खड़ा रहा था, पेट उसका यूँ एकदम पचक गया था है, और चला रहा। तो हमको बड़ी दया आ गई, तो हमने अपना टिफ़िन पूरा निकाल के उसको आगे डाल दिया। अब उसको और चले गए स्कूल। वहाँ जब भूख लगी तो हमारा दोस्त था, एक कोई चपरासी का लड़का था, गरीब आदमी था। हम तो बहुत बड़े घर के राजे रजवाड़े वाले थे, तो रोल क्रीम और डबल क्रीम और रसगुल्ला और क्या क्या हम लेके, अब वो सारा रोटी सब्जी, सहजन की सब्जी थी और रोटी थी, और चुप्पे से हमने निकाल के उसको, वो जब पेशाब करने की गया तो उसके बस्ते से बगल में बैठा था। उस समय टेबल और पंखा और ये कहाँ था, ज़मीन में बैठना होता था टाट पट्टी पर। तो हमने उसका खाना निकाल लिया और उसी को ले करके इसी तरह से दाब करके, अब हम मास्टर जी से इशारा किए कि हम जाएंगे पेशाब करेंगे, और पेशाब घर के अंदर घुस के जाके वहीं रोटी निकाला और खा लिया। अब जब इंटरवल हुआ, वो खाना ढूंढने लगा तो वो रोने लगा। अब हमको भी बड़ा अंदर से दुख हुआ। अब उस समय ये नहीं था कि हम घर चले जाएं, मोबाइल भी नहीं था उस ज़माने में कि मोबाइल घर को करते हैं, भैया खाना लेके आओ। अब हम मने मन वो रोए तो हमको भी रुलाई आवे कि इसका हम खाना खा गए। और तब हमको याद आया, हमारे जेब में उस समय पीतल के सिक्के चलते थे, 1 अन्नी, 8 अन्नी, 2 अन्नी। तो उस समय 2 अन्नी की बड़ी कीमत हुआ करती थी। उस समय का 2 आना जो था, वो आज ये मान के चलिए वो कम से कम 20 का नोट था उस समय। तो दिमाग से निकला, तो हम उसको, चूँकि देखिए उसका भी रोना हमको नहीं सहन हुआ। उसको फिर हमने जा कर के बताया कि हम मतलब रास्ते में हमने कहा देखो पैसा है, तुमको हम कुछ खरीद के दे देंगे, खा लेना और हमारे साथ चलो इंटरवल में। अच्छा भैया, उसको हमने डोनी दिया, उसमें काफ़ी सामान वामान मिला और जलेबी और क्या क्या, वो खाया भी, हम भी खाए। और उसने कोई बात ऐसी पड़ गई, कुछ गुस्सा गुस्सी हो गई, उसने मास्टर से हमारी शिकायत कर दिया। और मास्टर साहब ने हमको मुर्गा बनाया। हमने कहा हमारे डोनी भी गए और सारे का खाना क्या खाया, मुर्गा भी बने। उस समय जाहिल समाज, बात में मुर्गा, पतले दुबले थे छोटे से। घर में शिकायत आई, घर में हमारी पिटाई हुई। वो वहीं से हमारी कुत्ते की कहानी शुरू हुई थी। एक भूखे कुत्ते को, लेकिन कहीं हमारे मन में बदलाव आवे, नहीं आया। हमसे बहुत सी लेडीज मिली, बड़ी हाई फाई वाली, ओ बाबा जी मेरा ये काम वो काम। हमने कहा भाई जाओ बंदर खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, गरीब बच्चों को पैसा बांटो, तुम्हारा काम बन। अच्छा साधु जी, इसी में आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जी जैसे आपने उस कुत्ते को मुक्त करा दिया जी दया के कारण, जी कुत्ते की आत्मा संतुष्ट हुई, जी उसने आशीर्वाद दिया। वह परम पिता जो सब में, वो सुनता सबका है। परम पिता वर्तमान है। जी आपको ऐसी प्रेरणा दिया इसको, तो जी आपको फिर वहाँ ऐसी प्रेरणा देता है जी कि इसकी रोटी चुराओ, इसको खाओ। जी
एक तरफ सरकार, एक तरफ उसका। जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कितना पाया, कितना खोया, क्या कभी ये हिसाब किताब? कभी न कभी पाया न कभी खोया। न नहीं, खोने को तो सामाजिक दृष्टिकोण में हमने ये खोया कि हमारी पत्नी और हमारे बीच में तलाक की नौबत आ गई, तो लोगों ने बीच बराव किया। तो ये हम मतलब वरना बरार नहीं की है। नहीं। हाँ मेरे का तो वो भरपूर प्रयत्न मेरे का अलग किया है। मतलब सबसे बड़ा मेरा कामयाबी हासिल सबसे रहे। बड़ा मेरा खोना ये होता कि हम अपनी पत्नी से हाथ धो बैठते, और बाकी ये हमने जो खोया कि हम गाड़ी और सूट बूट ताम झाम, ये हमको नसीब नहीं हुआ। हमको जो भी पैसा, जो भी मेरी आमदनी थी गांव से, कुछ किराया भाड़ा से, तो हम अपने हाथ से बाल, आज भी मैं अपना बाल अपने हाथ से काटता हूँ। आप जाके मोहल्ले में मेरे जो बार्बर साहब है उससे पता लगाइए कि क्यों साहब आप यहाँ 20 साल से हैं। मोहल्ले में जितने बार्बर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब हम मोहल्ले में ही तो आदमी बाल कटवा देगा, हैं? वो अमेरिका तो जाएगा नहीं। किसी बार्बर से आप पूछ लीजिए तो बोलेगा नहीं बाबा जी तो हमारे यहाँ कभी नहीं आए, हमने उनको देखा ही नहीं। तो हमने अपने बाल अपने हाथ से काटे। उस समय चवन्नी पड़ती थी, वो चवन्नी मैं बचा करके पेड़ पौधा पशु पक्षी में लगाता था, पशु पक्षी में लगाता था। उसके बाद में वाइफ से एक बार झगड़ा हुआ काफ़ी, क्योंकि भाई झगड़ा था, उन्होंने शक्कर मंगाया कंट्रोल से और वो सारे पैसे हमने लगा दिए गधे के ऊपर। शक्कर घर में नहीं, घर में चाय कैसे बने? तो काफ़ी गुस्सा हुई, नाराज़ हुई। अरे हमने कहा लाओ बाजार से ला देंगे, ये है वो है चाय। तो उसी समय उनके मुंह से ये निकला, वो चूँकि टीचर थी, अध्यापिका थी, नौकरी करती थी, हमने लगवा दिया था, तो अपना खर्चा तो संभाल लें कम से कम। एक पागल है तो एक ही पागल रहे कम से कम, वो बिना पगली कहलाए। तो आपसे बाहर हुई तो उसी लाल पीले गुस्से में उसने कहा कि जो तुम हमारी कमाई खाते हो तो तुम कुत्ते की टट्टी खाते हो। बस ये बात लग गई हमको, रहे इसी घर में। लेकिन 15 दिन मैंने कंटिन्यू बेल की पट्टी खाई है। उस समय वाइस प्रिंसिपल एक गवर्नमेंट स्कूल में आए थे, एक श्रीवास्तवा जी थे, ओम प्रकाश क्या नाम था उनका, इस दिन की बात अब याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये अरे ये समझिए कि उस समय ये सन 84-85, अब ये 85 के बाद की बात है। 85 के बाद। हाँ, क्या नाम था? ओम प्रकाश श्रीवास्तव। हाँ, ओपी श्रीवास्तवा। उनका एक बेटा था, वो अमेरिका में था और फैजाबाद के रहने वाले थे। श्रीवास्तवा थे, गोरे गोरे से, छोटे से कट के थे और गवर्नमेंट कॉलोनी में रहा करते थे और नेचुरोपैथ के बड़े अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे जान पहचान हुई। तो हम किस बात से हम कह रहे थे वो दिमाग से हट गया हमारे, कहाँ से हमने उनको वही आप किसी तरह से पैसा जो हाथ में आया है, हाँ, वो जानवरों में, पेड़ों में, पौधों में। जी। तो उस समय हम पैसे को बचा करके किसी तरीके से इस काम को अपने करते थे। तो वो श्रीवास्तवा जी मिले थे, उन्होंने कहा कि बेल की पत्ती में एक अल्कलाइन होता है, डॉक्टर साहब लोग सब जानते हैं, अल्कलाइन इतनी मात्रा में होता है कि सबसे ज़्यादा। तो बेल की पत्ती पर आप 15 दिन, तो हम 15, अच्छा हमको अच्छा भी लगा, हमने कहा जरा हम भी देखें। तो अब वाइफ ने मनाया ये है वो है और ऐसा है। हम कहा देखो हमको आगे बढ़ने दो, पीछे तुम मत चिंता करो, मैं मर जाऊंगा। फिर प्रिंसिपल साहब आए, हमारी दोस्ती बचपन से, मेरा उठना बैठना था आप यही जैसे लोगों से। तो अब बताइए, अमेरिका में आपका पूरा परिवार आई सर्जन, सीनियर आई सर्जन, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल से, यहाँ के प्रिंसिपल सब सीनियर क्वालिफाइड लोग, बचपन से हमारी यही दोस्ती थी। इन लोगों से हमारा मनोबल बढ़ता था। तो इसी तरह मैंने चवन्नी भी बचाए कि काम में इसी तरह मैंने पैसा लगाया। तो खोने के लिए तो हमने बहुत कुछ खोया, और कोई हम ज़्यादा आगे बिल्डिंग नहीं बनवाए या हम कोई हाई फाई, लेकिन हाँ एक चीज़ की हमको प्राप्ति हुई
तब हम बंदर भोज में और कसके लग गए। बंदर भोज तो हमने सन 75 में शुरू किया था। जानवर की सेवा तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन बंदर भोज जो है वो स्वप्न हुआ और हमने शुरू किया। क्या सब मेरे हुआ था? जीवन में नहीं मेरे जीवन में अभी फिर पूछिएगा वरना भूल जाए। मतलब मेरे जीवन मतलब आई सर्जरी मैंने छोड़ी 22 साल हो गए। जीव ज्ञान में इसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारने में जुटा था। डार्विन सिद्धांत से लेकर आज तक क्या चल रहा है इस पे अध्ययन में था मैं। ज़ीरो साइंसेस, ज़ीरो पे बोल रहा था, कर रहा था। ज़ीरो, ज़ीरोस, क्रॉस ज़ीरोस पे काम करने पर मैंने सुना था बंदर भोज होता है। तुरंत मैंने ढूंढा कौन है, यहाँ ये सज्जन है, और मैंने मन में ये कामना हुई नहीं एक बार देखा जाए। लेकिन भगवान की कृपा है, तुरंत तो ऐसी हुई तो हमको देखने को मिला। वहाँ जाके मैं बंदर से वैसे ही दूर रहता था, बहुत घबराता हूँ बंदरों से। वहाँ इतने झुंडे हैं, मेरे ख्याल में हज़ारों बंदर होंगे, गिनती तो कोई कर नहीं सकता मेरे ख्याल में। इतने बड़े बगीचे, मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है और इतने झुंडों में है, इसमें कोई किसी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपने जैसा बंदर भोज कराने शुरू किए तो मेरे मन में एकदम एक बात आई। डार्विन ने जो सिद्धांत लिखा था, मैन इज सोशल एनिमल। डार्विन एक बायोलॉजिस्ट था, बॉडी साइंस का बताया था, लेकिन उसमें सोशल एनिमल कहा था। सोशल, ही वॉज नॉट सोशियोलॉजिस्ट, वो सामाजिक शास्त्रज्ञ नहीं थे, तो अधूरी रह गया था। इसमें बायोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों मिली हुई बातें थी, वो अलग करने की विधि आज तक नहीं समझ में आया लोगों को। तो अब बंदर भोज में हमको साक्षात्कार हो गया। मैं बंदर भोज में आपने मेरे को ये दिखाया, सारे बंदर एक से लगते हैं। उसमें कौन पापा, कौन बाबा, कौन ये, कौन वो, कौन बच्चा, कौन किसका, कौन औरत किसकी, ये किसी तरह से समझ में नहीं आना आपने को। लेकिन जब भोज कराने लगे तो अलग अलग, कुछ बंदर वहाँ रहता है, कुछ उधर रहता है, कोई अलग रहता है, कोई और ये सारी ग्रुप्स को अलग अलग देने के बाद अपनी वहाँ जाके देव तो लेते हैं। फिर आगे जाने के बाद एक और 2-4 बंदर अलग होते हैं, उधर होते हैं, उधर होते हैं, हर जगह देते रहे। तो हो क्या रहा है ये सब? माने इसमें सब क्लासेस, माने जाति यहाँ से शुरू हुई इवोल्यूशन में। बंदर जाति में ही कुल मत डिवीजन, माने ब्रेन का 36 लक्षण होते हैं। मनुष्य में 36 लक्षण होनी चाहिए, उसमें 36 में 1 कम है, 2 कम है, तो क्या होता है? तो वो विचक्षणा ज्ञान, डिफरेंशिएशन वहाँ शुरू हो गई। माने सामाजिक क्लासिफिकेशन वहाँ से हो गई। माने समाज में जो कुल मत जहाँ से शुरू हुई है, कुल मति माने कुल लक्षण इतने होनी चाहिए, इसमें इतना कम है। कुल मति, कुल मत इस तरह से चालू हुआ। कुल मत ये है। तो ये सिद्धांत को प्रूफ करके बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर फॉर्म्स एपिस्टेमोलॉजी, ये हमारा सिद्धांत कंप्लीट हुआ। एपिस्टेमोलॉजी आज संसार में डिफाइन नहीं कर पाए हैं, और इसका मैथमेटिक्स मैं प्रस्तुत करता हूँ, जिससे बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी डिफरेंशिएट हो जाता है। तो अभी तो बहुत बड़ी आविष्कार का, और जो आज अमेरिका में डार्विन सिद्धांत को रोक लगाई गई है, तो वो उसको क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिद्धांत यहाँ कुल मत कैसे हुआ, ये पहचानने के बाद अब आसान हो गई है बाकी सेटल करना। ये एक बहुत बड़ी सिद्धांत के लिए रास्ता बताए हैं। ये बहुत बड़ी आविष्कार है। मेरा आपसे ये है जी नहीं, पहले आपने जो पूछा है उसका उत्तर तो ले लें। अभी वर्मा जी ने पूछा कि आपको कैसा स्वप्न हुआ था, तो 1975 की बात है। 1975 में हम कुछ बीमार पड़े, और बीमारी में हुआ ये कि खांसी और बुखार, तो मामला टलता रहा। लेकिन फिर सीएमओ साहब हमारे ही कोठी में हमारे किराए पर रहा करते थे,
तो उनको भी दिखाए तो उन्होंने अस्पताल में लिखा, जांच हुई तो पता लगा कि कोई डॉक्टर कह रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कोई डॉक्टर बोल रहा है कि टीबी की शुरुआत है। अब सुनने के बाद और हालत ख़राब। खैर साहब, अब उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन जो था वो लगाया गया, तो उससे हमको चक्कर आने लगा। तो वो इंजेक्शन बंद करके फिर दवा दी गई। उसी दवा में कुछ रिएक्शन हो गया दवाइयों का, फिर हालत हमारी इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ न पूछिए। बल्कि दोनों लड़कियाँ हमारी थी, गीता और अंजलि, दोनों को छोटी छोटी बुलाए, पकड़ के रोने लगे। तो वो रोने लगे। खैर किसी तरह लोगों ने सांत्वना दिया, फिर हम सो गए। रात में मैंने स्वप्न देखा कि एक बंदर, बड़ा विशाल का है बंदर, बहुत विशाल, और वो आके हमसे कह रहा है सामने, कह रहे कंजूस राम कुछ खर्चा करो ठीक हो जाओगे बस। अरे कंजूस राम, क्योंकि कंजूसी का मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक पागलपन सवाल था कि नाव से शेविंग, दाढ़ी भी अपने हाथ से अपना करते रहे, दाढ़ी रखी कैंची से काटते रहे, बाल अपने काटते रहे, अपना कपड़ा स्वयं धोते रहे। एक पैसा मेरा बाहर खर्चा नहीं होता था, कहीं गाय ने, गधे ने, कुत्ते ने बड़ी तपस्या करनी। अब समाज में मुंह से गाली निकले, अंधे समाज के लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहा है। ये जो असली पूजा है इसमें किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब भला हो मीडिया वालों का कि वो हमको छापने लगे। मैं मीडिया वालों का बड़ा कर्जी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं उस दिन डॉक्टर साहब को किसने टोका। उनको यही तमीज़ है, वकील बैठो, यानी ये बोलने का ढंग है वकील, उनको यही तमीज़ नहीं कि वकील हैं कि इतने बड़े डॉक्टर हैं। हमको बात जो लग गई, लेकिन चलिए, तो मैं मीडिया का ऋणी हूँ। मीडिया वालों ने छापना शुरू किया, तब लोग धीरे धीरे मदद में आने लगे, वो इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बस। तो इसी तरीके से हमने बड़ा गहन विचार किया। तब हमने देखा बंदर कह रहा है कुछ खर्चा करो, तो हमने कहा हो ना हो बंदर भोज तो ना हो ये। तो 9 मार्च की बात है, 9 मार्च में हम कुछ चलने फिरने लायक हो गए थे। तो 9 मार्च में हम बंदर भोज मैंने शुरू किया। कलेक्ट्री कचहरी में बंदर रहा करते थे, फिर रेलवे इंजीनियर जो सिविल लाइन में जज के बंगले के सामने वहाँ बंदर, अब गवर्नमेंट कॉलोनी में। सालों बीत गए, तो हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार हो गए। हम उसको विस्तार से बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। फिर कल्लू मेहरोत्रा से मुलाकात हुई, वो भौरेश्वर हमको ले जाने लगे। धीरे धीरे हम फेमस हो गए। ये बहुत लोगों का मैंने काम बनवा दिया, बंदर भोज कीजिए आपका काम हो जाएगा। भाई हमको कोई फीस तो लेना नहीं है, डॉक्टर फीस लेता है, मरीज मर जाता है तो क्या डॉक्टर उसको फीस वापस करता है क्या? हमको फीस भी नहीं लेना। भाई जो को कोशिश करो, हम कोशिश करेगा, तो जाओ बंदर खिलाओ, कुत्ते खिलाओ, ये करो। तो बड़े बड़े लोगों का काम बन गया। अब बड़े बड़े लोग हमारे शिष्य बन गए। इस समय एक यहाँ रायबली में एक दरोगा जी थे, वो एसपी से भिड़ गए। क्यों? उनमें सच्चाई थी। उनका नाम था हरीश चंद वर्मा, इलाहाबाद के रहने वाले हरीश चंद वर्मा। वो एसपी से भिड़ गए। एसपी ने, जो एसपी थे शर्मा, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और बेचारे बड़े दुखी रहा, कह रहे हैं हमारे रोज़ मुलाकात हो, गदागंज में थे। तो एक दिन हमसे कहे बाबा जी, और बड़े उनमें बड़े कलाएँ हैं, अगर आपको डॉक्टर साहब कहीं पेन हो रहा है हम आपको उनसे मिलवाएंगे। वो पता नहीं कैसे क्या करते हैं, वो पेन आपका वो उसी समय ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या है उसके हाथ में। वो कह रहे थे हमारे हाथ में मैग्नेट है, क्या है। तो खैर सुनते जाइए, फिर आप इस पर बोलिएगा। तो वो दरोगा जी से मुलाकात हुई। हम हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका एप्लीकेशन लगा दिया कि हनुमान जी अगर इनका काम बन गया तो ये 2000 रुपये देंगे बंदर के वास्ते, बंदर को खाना मिल जाएगा। प्रभु इनका काम बनवाइए, और ईमानदार हैं प्रभु। हनुमान जी के मंदिर में गए, वहीं कहवाए। ये पुलिस चौकी में जो हनुमान जी हैं वहीं में, भाई कोई हनुमान मंदिर हो, मैं लेके गया। उसके बाद मैंने उनको 6 महीने का समय दिया, और 3 महीना पूरा नहीं हुआ वो बहाल हो गया, वो ड्यूटी पर आ गया। 1 मिनट। और कहाँ पहुँच गए? सीतापुर से आए 2000। हमने कहा देखिए सर पैसा तो नहीं देंगे। अरे बाबा जी मैं यहाँ होता तो मैं गेहूँ भुनवा के यहीं भिजवा देता। भाई पुलिस का दरोगा, उसके लिए कोई कठिन काम थोड़ा है, भुनवा के भेज। लेकिन बाबा जी मैं यहाँ नहीं हूँ,
इसलिए 2000 हमको लेना पड़ा। मैंने मन्हेरू में हनुमान धाम में आचार्य जी को भेज दिया। आचार्य नरेंद्र देव 2000 वहाँ जमा किया है। वहाँ से गेहूँ भून भून के आ रहा है, मैं बंदरों को दे रहा हूँ। आगे की बात मैं फिर बताऊँगा, आप बताइए। बंदर भोज लगता है सुनने में ये क्या है, बेवकूफ़ी ऐसा लगता है, लेकिन इसका चमत्कार देखिए। मैं एक बात बता दूं, मैं बोलूँगा तो साइंटिफिक बोलूँगा। आप धार्मिक रूप धारण से कहते हैं, वो भी सही है अपनी जगह, और उसका बेसिस साइंस है। साइंस में बताता हूँ। आज कोई राजनीतिक बनना चाहते हैं, बन के कामयाब रहना चाहते हैं, वो बंदर बोझ नहीं समझ सका, वो बंदर ही है। उसको समाज शास्त्र या रूलिंग या कोई साइंस उसको आता ही नहीं, क्योंकि बंदर समाज में जिस तरह से हर एक को जो दुखी है, दूर दराज में अलग दूर दूर अलग बैठे हैं, उनके पास जाके देने पर, खाना देने पर वो तुरंत लेके खा लेते हैं, तो उसको ये तीसरी आंख खुल जाता है। ये मानव समाज में, मानव समाज कह रहे हैं, मनुष्य नहीं है ये। इसमें कितनी दरारें हैं, कितनी कास्ट है, किस किस कोने में कितना गंदा विचार, माने उसको कोई राहत नहीं पहुंचता अपने देश का कोई हिस्सा। 65 साल हो गया आज़ादी मिलके, कभी उसके किस्मत में कोई हिस्सा मिला? अरे 10 पैसा छोड़, 1 पैसा नहीं मिला। आज भी वो ऐसे गुजर रहा है। ये नेता के दृष्टि में उनके कभी नहीं पड़ता, उनका रोटी की चिंता नहीं करता। इनका अकल खुल जाएगा, बंदर बोझ एक बार देख लेगा। देखने से नहीं, उसमें ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगा। एक शक्ल से दिखने वाला हर जाति का कहने वाले, इसमें अलग अलग ग्रुप्स, क्या परेशानी है? अरे रोटी तक नहीं देने देते लोग। सरकार ने पैसे भेजी, राजीव गांधी जी भी बोले थे 1 रुपये हम सेंटर से भेजते हैं तो यहाँ 10 पैसे नहीं पहुँचता है। अरे 10 पैसे नहीं साहब, यहाँ तो 65 साल में कभी नहीं मिला। और 65 साल में जवाहरलाल जी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, दुनिया के इतना खिलाया रायबरेली को। कोई माए का लाल से उस समय किसी ने कि इतनी इलाका अपने इलाके को नहीं खिलाया। लेकिन ये बात भी सत्य है, कभी दो गरीब इन लोगों को, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं बालापुर गांव में रहता हूँ, इतने साल से रह रहा हूँ, कभी किसी का इसका अपना हिस्सा क्या, एक टूटी छोटी सी टुकड़ा रोटी भी नहीं मिली। आपको दिखाई नहीं देता है असली गरीब कौन है? आपके बाद जय बस भजन कर रहा है, भजन कर रहा है, भोजन करना है, भजन कर रहा है, आपका सारी पैसा ये कौन खा जा रहा है? आपका पैसा कौन खाया बताइए? आप रुपए में 90 पैसे खाए हैं, आपने क्या एक्शन लिया? उन्हीं को खिला रहे हो। तो ये बंदर सरीका दिखने वाली समाज में कौन कौन जात है, क्या है, कौन असली में सफरर है, उनके नज़र आपके पर पड़ी? आपका नज़र उन पे पड़ी? मैंने आपको पहले तीसरी आंख है ही नहीं, आप समझ को समझ ही नहीं पा रहे हो, ज़रूरतमंद को पहचान ही नहीं पा रहे हो। ज़रूरतमंद वो तो ज़रूरतमंद आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी लोग रोक देंगे उसको, यही लोग खा जाते हैं। मैं साधु जी को देखा हूँ, बंदरों को दे रहे हैं, इसमें मेल बंदर एग्रेसिव चपट रहा है, दूसरे के ऊपर भगा दे रहा है। मेल बंदर भगा रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा है, फिर कुछ फीमेल बड़ी बंदरियां भी उसको अटैक कर रही है। तो साधु जी चुप करके कहने पर ये बंदर हट रहे हैं। ये बड़ा ताजुब लगा मेरे को। अरे नहीं, ये साइकोलॉजी है, ये सही है। तो ये नेता है, आप पैसा दे रहे हैं, ये बड़े बंदर खा जा रहे हैं, इनको हट करके कह के आप देने का अकल नहीं आई आज तक। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको आंखें खोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जी। तो इसी ये बंदर बोझ नहीं है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर जैसे गाय गधे की सेवा करते करते उनमें दोस्ती, एक कुत्ता था बाहरी, उसका इलाज किया, एक गाय थी, उसकी दोस्ती। तो अब यहाँ के लोग कहने लगे कि अगर इंडिया में कोई भी बड़ा से बड़ा साधु हो, बड़ा से बड़ा गुरु हो, जो टीवी पर पूरे वर्ल्ड में अपने आप को दिखाता हो, वो आवे। ये लोगों ने बोला।
कि वो आवे और गाय और गधे में दोस्ती करा दे। बचपन में नहीं हो, नो 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 नो, बचपन में नहीं, सियाना हो, बड़ा हो, उम्र वाला हो, उसकी दोस्ती जरा करा के दिखा दे कोई। तो ये कैसे हो रहा है? ये वानर भोज से नहीं, ये जितनी जीव की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ, वही ताकत है। ये डॉक्टर साहब को जो देख के ताज्जुब लगा, एक वैज्ञानिक, इनका जब पूरा इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी सोच एक वैज्ञानिक के जैसा है। इन्होंने उस बारीकी से पकड़ा, इन्होंने उसमें एक तथ्य निकाला। तो हमारा मतलब है कि जो लोग कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, खास करके मीडिया वालों, इस बात पर ध्यान दो। क्या मैं आपका ऋणी हूँ और ऋणी हो के मरूंगा, लेकिन थोड़ा और भी आगे बढ़िए। आपसे एक निवेदन है कि मीडिया वालों को चाहिए कि अखबार में सवाल उठाओ क्या कि अगर इंडिया का जितने बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विदेश में छाने वाले, प्लेन से उड़ने वाले, क्या श्याम साधुओं से मुकाबला करोगे? है तुम्हारे में दम? है? और अगर है तो अब नार्को टेस्ट आ गया है। एक मिनट डॉक्टर साहब, अब नार्को टेस्ट का ज़माना है। हम किंतु परंतु नहीं लगने देंगे। चलो नार्को टेस्ट करवाइए। आप क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं और कितना पैसा लोगों से लेते हैं? आपको गरीब का चूल्हा नहीं दिखाई पड़ता? हमारे यहाँ जितने साधु आए, चाहे रविशंकर आए हो डॉक्टर साहब, चाहे बड़े बड़े जो संत आता है, वो बड़ों के घर में जाके खाना खाता है। श्याम साधु तो एक मेहतर के यहाँ स्वीपर जिसको बोलते हैं, उसके यहाँ रोटी खाया है इतना सा, और 5 कंबल दे के चले आए। ये फतेहपुर की बात है, अखबार में सारे उसके प्रूफ रखे हैं। तो मीडिया वालों से मेरा एक निवेदन है कि कुछ अजूबा छापो, कुछ नया छापो, है ना? वो नहीं, उससे तुम्हारी ड्यूटी पूरी होगी और हिंदुस्तान का नाम विदेशों में होगा। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे डॉक्टर साहब को दीर्घायु करो। श्याम साधु अपनी प्रचार नहीं, एक अपना प्रचार करके ये नहीं चाहता। अगर ये चाहना होता तो मैं पर्यावरण पर और पशु सेवा पर इतना वर्क कर चुका हूँ कि मैं गवर्नमेंट के आंतों में हाथ डाल के ना, हम करोड़ों रुपए ले सकते थे ऑर्गेनाइजेशन बना करके। मेनका जी का चिट्ठी आया, दैनिक जागरण में जवाब था। मेनका जी के प्रस्ताव को श्याम साधु ने ठुकराया। ये बंदर भोज जानवर की सेवा का चमत्कार है। सोनिया जी ने हमको हाथ जोड़ के मनाया। सोनिया जी को बम्फर रोड से उनको मैंने जितवाया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बंदर भोज नहीं, सारे पशु पक्षियों की सेवा का ही चमत्कार मैंने जो देखा है। अब डॉक्टर साहब उसके ऊपर वैज्ञानिक ढंग से क्या बोल देंगे, अब आप ये सुनिए। जिसका मन में दया नहीं, कृपा नहीं, राइट, उनका नाम राम रखा गया। कोई कृपालु कहता है, जो लुटेरे को कृपाला कहते हैं, लुटेरे को, क्योंकि उनका शिष्य दुनिया को लूट के, नंगा करके उनको वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सारी संपत्ति लूटने की धंधा करते हैं। तो उनको हम कृपालु महाराज के कर्म नहीं समझेंगे तो और किसका? जिनके चेले सिर्फ यही धंधे करते हो, और नेता को क्या समझेंगे हम? हाँ, जो समाज में जरूरतमंद को आप रोटी देंगे, कपड़े देंगे, मकान देंगे, वो एक ही है। कभी अटल होकर आप ही को वोट देगा, आप ही को ढूंढेगा, आप ही को ढूंढ के ला के वोट देगा। राज करिए आप सक्षम है। बाकी तो सिर्फ लंगड़ी मारने की पार्टियां हैं साला, किसी काम के नहीं है, भग 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 करने के अलावा। आप काम करते हैं, लेकिन ये जो बीच में खा जा रहे हैं, इनका हिसाब आप नहीं ले पाते हैं, तो ये आपका दोष है, आपका ज्ञान में कमी है, या आप खुद गलत है। फिर आप अपना पहचानिए, हिसाब सही कर ले, जिनको पहुंचाना है उनके माल उनको पहुंचा दीजिए। आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। जो बंदर जात को आप ये भोज में खूब समझने की कोशिश करिए, आप वो खुले मन से मिलिए। बंदर कभी काटता नहीं है, ये मैंने पहली बार मेरे को ज्ञान हुआ। जब रोटी दे रहा है, बंदर काटता नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब की आप और ये बहुत बड़ी आपको ये खुल जाए, बंदर समाज कैसे होती है, उसमें कितनी क्रीड, कास्ट एंड क्रीड है, ये समझने के बाद नूक एंड कॉर्नर में कहीं भी अलग अलग बैठे हैं, उनके पास जाके रोटी दे के आए हैं। तो यदि आप ये कर्म करें तो आपको हराने वाला धरती पर पैदा नहीं होगा। तो ये साइंस बोल रहा हूँ मैं। अब ये डॉक्टर साहब की सोच जो है
इससे दया, दया जिसके मन में दया, आपके मन में दया है, हम जानते हैं ये चीज तो प्रकट। और जो बड़े बंदर खा जा रहा है इनके तो भगा दो, तो बड़े किसके बंदर- ऊपर नहीं। ये लोग वोटर नहीं है, वोट आपको देने वाले गांव में बैठे हैं, आपका नाम जपते हैं, लेकिन उनको मिलता कहीं नहीं है। 65 साल में कुछ नहीं हुआ, निराश हुए हैं, निराश होते हैं। अब की बार सोनिया जी आएंगे, हम मिलेंगे। सारी ड्रामा कंपनी होता है। मैं ITI कॉलोनी के पीछे रहता हूँ, खूब नजर रखा हुआ हूँ हर एक के ऊपर, क्या करते हैं। अब ये हमारे ये वास्तविकता है। ये हमारे वर्मा जी का भी यही कहना है, तो इन्हीं बातों से मन थोड़ा बढ़ता है। तो आप में दया है। हाँ, मनोबल बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब ने ये वर्मा जी ने ये कहा कि साहब यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब वहाँ वोटिंग होगी तो वहाँ के प्रधानमंत्री आप बनेंगे, मनोबल बढ़ा। भाई डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ के गए हैं। आज देश की हालत पर हाँ, अंग्रेज चले गए। अरे आपने असली अंग्रेज को देखा ही नहीं, बहुत कट्टर होता है। कानून मतलब कानून, यहाँ हिंदुस्तान में कानून थी कब? ना अंग्रेजों से थी, अब तो पूरी अंधे कानून है, ह्यूमन लॉ है ही नहीं, है ही नहीं। जंगल राज है ये। जी। देयर इज नो डिसीजन। किसी आदमी का नुकसान हुआ है, आपका इतना भरपाई कौन कर रहा है? हटाइए, ये भारत का राज नहीं है ये। जिसने लंगड़ी मारी उसको आप छोड़े दे रहे हो, तो मतलब झूठे को सजा नहीं, तो सारी कपटी कपट, सारी धोखेबाज, सारी राक्षस जात का आपने सृजन किया। भारत आज राक्षस जातियों का देश है। जी। तभी तो कंट्री ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट जी। अब ये एंड यही डॉक्टर साहब सिटीज ऑफ स्लम्स। एक चीज दिमाग में आई ये है, उसको हम थोड़ा देश की प्रगति का हिस्सा बंटवारा बता रहा है, किस तरह से बंदर बांट करते हैं। तो हर नागरिक वोट डालने में एक ही वोट होता है। दिल्ली में बैठा हुआ वाले को इतना हिस्सा मिलता है, और यहाँ गांव में 65 साल से वोट दे रहा है, उसके हिस्से में क्या मिला? कुछ नहीं। और शर्म नहीं आती है बात कहने में, इन लोगों को देखने में, गरीब से वोट मांगने में शर्म नहीं आती? मांगो ना वहीं से जिसको पैसे दिए हो। सही बात। इसी संदर्भ में जैसे डॉक्टर साहब लोगों का कहना कि 65 साल हो गए और गरीब कभी अब गांव में मैं एक घर गिनाता हूँ, जी। कभी इस देश का आमदनी का वो हिस्सेदार है ही नहीं। है ही नहीं। पैदा करो, बच्चा पैदा करो, मिड डे मील देवे, जिंदा रहो, वोट डालो, वो वोट डालो। बस। तो बस, वोट बस। डालने का है, बस। दारू पियो, हाँ। थाने से छोड़वा देंगे, हाँ, 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 बस। बस ये प्रगति, ये इनके खाते में। यही बात। आपने ऐसे पशुओं को क्यों तैयार किया, मैं ये पूछ रहा हूँ 65 साल में। अच्छा, इसी सोच में जैसा डॉक्टर साहब लोग अभी वर्मा जी भी बोले, आप भी बोले, अभी और दो शब्द आप कहेंगे, तो इसी संदर्भ में ये नोबेल पुरस्कार की जब बात आती है तो कई लोगों ने हमसे ये एक सवाल उठाया कि भाई आपको नहीं मिला और ऐसा नहीं मिला। हमने कहा समाज कैसा है, हमारे यानी हमारी सरकार क्या है, और हमारे यहाँ बेशर्मी को इतना महत्व दिया गया है कि कम से कम अगर हम चैलेंज कर दें तो कम से कम अगर आपने बेशर्मी किया है तो आपको पनिशमेंट दिया जाए, आपको सज़ा दी जाए। क्यों? आपने बेशर्मी का काम किया है। क्यों? अब आप नंगे क्या सड़क पर घूमेंगे? आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी ना? आप नंगे घूमेंगे अगर बिल्कुल जानवर के तरीके से आप ये सड़क के ऊपर ये संभोग करेंगे तो आपको जनता ही पीट के तो यानी आपको मारेगी, आपको सजा देगी। तो हमारा मतलब कि हमारे समाज में ये जो नेता लोग हैं या जो भी अधिकारी हैं, बेशर्म जात कहिए सीधा सीधा, तो ये नहीं, ये इनके शर्म नहीं है। हाँ, नहीं तो अगर नागरिक कैसे, पहले ये बताइए, जिसका शर्म नहीं हो वो नागरिकता कैसी, सिविलाइजेशन कहाँ है? सुनिए, अब ये लोग जब चीटिंग इज नागरिकता। जब ये लोग बेशर्मी में अगर कहीं पकड़े जाएं, बेशर्मी में नेता तो वादे करता है, रिकवर करिए सारी जितना खाया है, जी, तो आप नो एक्सक्यूज, जी, मतलब यही तो हम होना- समझेंगे आप राम है। तो इसी तरीके से डॉक्टर साहब की बातों से मन को देखिए, मनोबल, आप लोग मनोबल बढ़ाएंगे तो जब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग हमारा मनोबल गिरावेंगे
जैसे वो कोई मीडिया वाला था और इनसे कहा ए वकील बैठो। ये क्या मनोबल है? गिरेगा नहीं सर। जी, जब आदमी भूखा होता है वो तो जान की बाजी लगा के खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। और क्या कर लेगा, अब उस पे उतारू हो जाता है। जी, आप तो इसीलिए तो आप मैंने कहा कि- करुणामयी है, जानते हैं करुणामयी बहुत है, लेकिन आप कुछ सुधार लावे। आप ही समझ सकते हो जो कमियां हैं वो हर एक में कमियां होती है पैदाइशी, तो आप हम, दूर कर ले तो हम ये चाह तो रहे यह हैं, हमारी जनता, हाँ। हमारी जनता नहीं आपके जनता हाँ, सुखी रहेगी। हम ये बस चाह इतना रहे ही। हैं कि वर्मा जी को जाना भी है, आगे के वार्तालाप अभी और आप बोलेंगे, और इसी को अगर हो सके डॉक्टर थोड़ा मट्ठा उट्ठा पी के जरा एनर्जी आ जाए, नहीं शुरू एनर्जी